हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाला है एक ऐसे मूवी को जो रोमांस ड्रामा के जॉनरा से आती है। अगर तुम इस जॉनरा के बहुत बड़े फैन हो तो ये मूवी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सही होगी। मुझे ये मूवी देखकर बहुत ज्यादा सही लगा, तो आखिर में मुझे बता देना तुम्हें ये कैसा लगा। मूवी का नेम है टू एवरी यू हैव लव्ड बिफोर। तो बिना किसी देरी से एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बूढ़े आदमी को जो कि अपने बिस्तर में था और वो कहता है क्या मैं अभी जिंदा हूँ। और उसके बाद वो अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है कि हाथों में एक डिवाइस लगा हुआ था। उसके हाथों में एक डिवाइस लगा हुआ था जिसको आईपी डिवाइस कहा जाता है। वो बूढ़ा आदमी उसी डिवाइस को देखने के बाद पैरेलल वॉल की बातें करने लग गया था। इसी बीच उन्हीं बूढ़े आदमी का वाइफ उनके पास आती है और इसके बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाता है। इसी बीच उनकी पोती भी उनके पास आती है जहाँ पर वो खाना ढूंढ रही थी और साथ ही में वो बातें करने लग जाती है पैरेलल वॉल के बारे में। यानी उनके वॉल में पैरेलल वॉल का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा नॉर्मल हो चुका था। बच्चे इसके बारे में खुलकर बातें करते हैं और ये बात उन लोगों के लिए कोई नया नहीं था। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी जिसका नेम ताकासाकी था वो अपने आफ्टरनून वॉक के लिए बाहर आ जाता है। बाहर बहुत ज्यादा धूप होता है तो इसलिए ताकासाकी की वाइफ अपना हैट उसको दे देती है और उसके बाद ताकासाकी अपने व्हील चेयर में बैठकर रोड के पास आ जाता है और वो ऐसे ही घूमने लग गया था जहाँ पर इसी बीच उसे कुछ महसूस होता है। ताकासाकी रोड के किनारे आ जाता है एक क्रॉसिंग के पास जहाँ पर उसके आगे एक लड़की थी। वो लड़की व्हाइट ड्रेस में थी जहाँ पर वो क्रॉसिंग के ऊपर किसी का वेट कर रही थी। ताकासाकी उसी लड़की को देखकर वो उसके पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है तुम्हें ऐसे क्रॉसिंग के ऊपर नहीं रहना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। ताकासाकी की बातें सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुम मेरे लिए आए हो। और उसके बाद वो लड़की अपना हाथ आगे कर देती है। ताकासाकी को कुछ हो जाता है जहाँ पर वो भी उसी लड़की के पास आ चुका था और वो उसी लड़की के कांटेक्ट में आ जाता है जहाँ पर इसी बीच उसके साथ कुछ हो जाता है, यानी उसका आईपी डिवाइस एरर कर देता है। ताकासाकी अपनी जगह में स्टॉप हो चुका था लेकिन क्रॉसिंग बंद हो जाता है यानी गाड़ियों का आना स्टार्ट हो जाता है। ताकासाकी किसी तरह रास्ते के किनारे आ जाता है जहाँ पर इसके बाद ताकासाकी को दांत भी मिलता है क्योंकि वो रास्ते के बीच में खड़ा था। खैर इसके बाद ताकासाकी सोच रहा होता है वो लड़की कौन है। खैर इसके बाद ताकासाकी अपने आईपी डिवाइस को देखता है जहाँ पर एरर लिखा आ रहा था। ये सीन देखकर ताकासाकी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है और उसके बाद वो कहता है मैं कहाँ पर हूँ। खैर इसके बाद ये सीन आता है फ्लैशबैक में जहाँ पर हमें बताया जाता है एक इंसान के पास दो चॉइसेस होता है जहाँ पर वो लोग अपनी गलती को सुधार सकता है। लेकिन मैं गलतियों के बारे में बात नहीं करने वाला, मैं बात करने वाला हूँ पैरेलल वॉल के बारे में। और मेरे वॉल में पैरेलल वॉल एक आम बात है जहाँ पर तुम दूसरे वॉल में जा सकते हो लेकिन फिजिकली नहीं। तुम अपने मन से उस वॉल में जा सकते हो और जी सकते हो। वो वॉल तुम्हारे जैसा ही होगा लेकिन थोड़ा अलग। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं अपने वॉल को 0 कहूँ तो दूसरा वाला वॉल को नंबर 1 वॉल कहा जाएगा, यानी पैरेलल वॉल को 1 कहा जाता है जहाँ पर तुम जा सकते हो और वापस वॉल 0 में आ सकते हो जिसको पैरेलल शिफ्ट कहा जाता है। खैर जो भी हो, मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा रास्ता चुनना था 7 साल के एज में। मुझे नहीं पता वो लोग उस दिन क्या बातें कर रहे थे लेकिन बाद में जाकर वो लोग डाइवोर्स ले लेते हैं। मुझे अभी याद है मैं उस दिन कितना दुखी था जहाँ पर महीने के एक टाइम में अपने पापा के पास आता हूँ और बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, लेकिन आखिर में फिर से वही टाइम आ जाता है जब मैं अपने मॉम के पास होता हूँ। मैं अपने मॉम के पास आ जाता हूँ उनके पुराने घर में जहाँ पर मेरे साथ ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और मेरा डॉग ह्यूनो भी रहता है। अपने घर में ज्यादा एंजॉय नहीं करता, ज्यादा टाइम में अकेला होता हूँ यानी बोर होता हूँ। और ऐसे ही टाइम बीत गया जहाँ पर मुझे नहीं पता कैसे मेरे दिमाग में गन का शौक आ गया। मैंने एक गन को खरीदा था जहाँ पर ये बच्चों के लिए होता है, लेकिन मुझे लगता है मैं उसको चलाने के लिए बहुत ज्यादा छोटा था, लेकिन फिर भी मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने उसका यूज किया। गन को पहले मैंने पानी में टेस्ट किया और उसके बाद मैंने पॉइंट कर दिया ह्यूनो के ऊपर। ह्यूनो मेरा डॉग मुझे देख रहा था और मैं उस गन का यूज उसके ऊपर करने वाला था, लेकिन इसके बीच मेरे ग्रैंडफादर बीच में आ जाता है और वो मेरे गन को पकड़ लेता है। और उसके बाद ग्रैंडफादर गुस्से में कहता है ये गन बच्चों के लिए नहीं है, तुम देख सकते हो इसका एज लिमिट 10 है जो कि तुम नहीं हो। कोयोमी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा अपसेट होता है जहाँ पर इसके बाद ग्रैंडफादर उस गन को लेके चले जाता है।
ग्रैंडफादर के जाने के बाद कोयोमी की मम्मी उसके पास आ जाती है। कोयोमी बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा गुस्से में भी था। कोयोमी गुस्से में कहता है मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ कभी बातें नहीं करने वाला। और ऐसे कुछ टाइम बीत गया जहाँ पर मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ कभी बातें नहीं किया। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे ग्रैंडफादर मर जाता है और उनके मरने के बाद मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। मुझे इस बात का एहसास हुआ मैं उनको कभी अभी देख नहीं पाऊंगा। मैंने जो उनको कहा था इस बात का एहसास मुझे अभी हो रहा है। कोयोमी बहुत ज्यादा दुखी होता है जहाँ पर वो कहता है क्या मैं यूनो को बाहर घुमा के ला सकता हूँ। कोयोमी की मम्मी उसको जाने के लिए कहती है। जहाँ पर इसके बाद कोयोमी यूनो के साथ बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद भी कोयोमी अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोच रहा होता है और इसी बीच वो देखता है यूनो उससे दूर जा चुका था। कोयोमी यूनो का पीछा करते हुए दौड़ने लग जाता है और इसी बीच वो गिर गया था। लेकिन गिरने के साथ ही उसके साथ एक और अजीब बात होता है। कोयोमी की आंखों के आगे कुछ अजीब सा आ जाता है जहाँ पर इसके बाद ही वो एक अलग ही जगह में आ चुका था। कोयोमी अपने आप को एक डिवाइस के अंदर पाता है। कोयोमी के पास से एक लड़की थी जहाँ पर उसको देखकर कोयोमी कहता है क्या तुम इसे खोल सकती हो, प्लीज मेरे लिए इसको खोल दो। और इसके बाद ही वो लड़की उस डिवाइस को खोलकर इधर से भाग जाती है। कोयोमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सोच रहा था वो लड़की कौन है। खैर इसके बाद वो बाहर आ चुका था जहाँ पर बाहर आने के बाद उसे पता चलता है वो एक साइंस लैब में था जहाँ पर उसके पापा उधर काम करते हैं। यानी इस प्लेस को कोयोमी जानता था। खैर इसके बाद वो एक लेडी का हेल्प लेकर अपने मॉम को कॉल करता है और उसके बाद वो अपने मॉम के साथ घर में भी आ जाता है। कोयोमी अपने घर में आकर भी बहुत ज्यादा अपसेट होता है क्योंकि वो अब भी अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोच रहा था। कोयोमी की मॉम कहती है क्या तुम्हें कुछ हुआ है। कोयोमी कहता है नहीं मैं नॉर्मल हूँ और उसके बाद वो अपने मॉम के पीछे आ गया था। इसके बाद कोयोमी की मॉम रूम में एंटर करती है जहाँ पर इसी बीच कोयोमी की मॉम को उसके ग्रैंडफादर बुलाता है। अपने ग्रैंडफादर का साउंड सुनकर कोयोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो तो मर चुके थे तो इसके बाद वो वापस कैसे आ सकता है। खैर इसके बाद कोयोमी भी रूम में जल्द ही आ जाता है और इसके बाद उसे पता चलता है उसके ग्रैंडफादर अब भी जिंदा है। वो अब तक नहीं मरी थी। कोयोमी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो अपने फैमिली के साथ डिनर करता है जहाँ पर कोयोमी के ग्रैंडफादर कहता है शायद से यूनो को भी खाना देने का टाइम हो चुका है। कोयोमी भी ग्रैंडफादर के साथ यूनो को देखने के लिए आता है। लेकिन इसके बाद कोयोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि उसकी आंखें एक ग्रेव था जहाँ पर यूनो का डेथ हुआ था। कोयोमी इस बात को जानकर बहुत दुखी होता है और उसे इस बात का पता चल गया था इस वॉल्व में ग्रैंडफादर की जगह यूनो उसके साथ नहीं है। इसके बाद रात को कोयोमी अपने ग्रैंडफादर की रूम में आता है और उसके बाद वो कहता है क्या मैं आज रात को इधर सो सकता हूँ। कोयोमी के ग्रैंडफादर उसको अपने साथ पाकर बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो दोनों एक साथ बातें करते हुए सोने लग चुके थे। कोयोमी कहता है यूनो को देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे यूनो को वापस हम लोग ला सकते हैं। कोयोमी के ग्रैंडफादर कहते हैं पॉसिबली ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मर जाता है तो इसके बाद वो वापस कभी नहीं आ सकता, उसके पास यादें रह जाता है। कोयोमी कहता है वेल मैंने जो आपको कहा था या फिर हम दोनों के बीच में जो फाइट हुआ था इसके लिए मुझे माफ कर देना। ग्रैंडफादर कहता है क्या हम दोनों के बीच में कोई फाइट हुआ था, मुझे इसके बारे में नहीं पता। कोयोमी कहता है मैं ऐसे ही बात कर रहा था। जहाँ पर इसकी बात कोयोमी के ग्रैंडफादर कहता है अगर मैंने कभी भी तुम्हें डांटा है तो इसका बुरा मत मानना क्योंकि मैं तुम्हें अच्छा बनते देखना चाहता हूँ। हाँ ऐसा हो सकता है कभी कभार मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाए और उससे गुस्से में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे भी गलती हो सकता है। लेकिन इस गलती के लिए तुम मुझे माफ कर देना। लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा भलाई चाहता हूँ। अपने ग्रैंडफादर की बातें सुनकर कोयोमी की आंखों से आंसू आने लग जाता है और ऐसे ही वो सो गया था। जहाँ पर इसके बाद जब सुबह होता है कोयोमी अपने पास अपने मम्मी को पाता है। कोयोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड होकर कहता है ग्रैंडफादर कहाँ गए। और उसके बाद ही कोयोमी की मम्मी कहती है फ्यूनरल हो चुका है, ग्रैंडफादर का फ्यूनरल हो चुका है और अब वो मेन हॉल पर रेस्ट कर रहे हैं। इस बात को सुनकर कोयोमी फिर से दुखी हो जाता है। जहाँ पर इसकी बात कोयोमी की मम्मी कहती है हमें उनको एक अच्छा सेंड ऑफ देना होगा और इसीलिए तुम्हें भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जहाँ पर इसके बाद वो लोग अपने ग्रैंडफादर को आखिरी टाइम के लिए बाय कह देते हैं। कोयोमी बहुत ज्यादा दुखी होता है लेकिन वो इधर कुछ भी नहीं कर सकता। खैर इसके बाद वो लोग अपने घर को साफ करने लग जाता है। जहाँ पर इसी बीच उसको अपने ग्रैंडफादर के रूम से एक बॉक्स मिलता है जहाँ पर कोयोमी का गन रखा हुआ था और उधर एक चीज लिखा हुआ था जहाँ पर ग्रैंडफादर ने कोयोमी को कहा था इसको किसी भी इंसान के ऊपर या फिर जानवरों के ऊपर यूज मत करना। लेकिन जो भी हो वही मेरा पहला टाइम था जहाँ पर मैंने कोई पैरेलल वॉल को एक्सपीरियंस किया था। इसके 2 साल बाद यूनो भी मर गया और उसका ग्रेव भी वहीं पर था
जहाँ पर मैंने उस वॉल में यूनो का ग्रेव देखा था। खैर जो भी हो, ऐसे ही टाइम बीत जाता है और उसे रिसर्च सेंटर का फिर से क्रिएशन होता है। जापान में पैरेलल वॉल के ऊपर स्टडी होने लग गया था। मेरे फादर बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और अगर मेरे बारे में कहा जाए तो मैं स्कूल में बहुत कम ही जाता था, लेकिन इसके बाद भी मेरे ग्रेड्स बहुत अच्छे आती थी। स्कूल में मेरा कोई फ्रेंड नहीं था, यानी मैं अकेला रहता था। और ऐसे ही मैंने हाई स्कूल पास कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे कोई दोस्त नहीं थे। हाई स्कूल में मेरा मार्क्स सबसे अच्छा था और इसलिए मुझे एक स्पीच को देने के लिए भी कहा गया था अपने एंट्रेंस में, लेकिन मैंने ये स्पीच दूसरों को कहने के लिए दे दिया क्योंकि इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल में आओ और उसके बाद पढ़ाई करके घर में चले जाओ, इसके अलावा मेरा और कोई काम नहीं था। लेकिन एक दिन मेरे साथ एक हादसा होता है। मैं अपने स्कूल के बाहर जा रहा था और मेरे पीछे से एक लड़की आती है जो कि मुझे पकड़ लेती है। मैं देखता हूँ ये लड़की होती है ताकीगावा, जो कि मेरे साथ स्कूल का टॉपर ही है। ताकीगावा मेरे साथ बातें करती है, जहाँ पर वो कहती है तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, क्या अब भी तुम मुझे माफी नहीं मांगने वाले। ताकीगावा की बातें कोयोमी को बहुत अजीब लग रहा था, जहाँ पर वो कह रहा होता है ताकीगावा तुम किसके बारे में बातें करना चाहती हो। लेकिन इसके बाद भी ताकीगावा जो भी बातें कर रही थी कोयोमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर इसके बाद ताकीगावा कोयोमी के आईपी डिवाइस को देखकर कहती है मुझे माफ कर देना, मुझे एक गलती हो चुका है। और उसके बाद ताकीगावा चली जाती है। कोयोमी को ये सीन कुछ भी समझ में नहीं आता। खैर इसके बाद मैं आ चाहता हूँ अपने लॉकर के पास, लेकिन उधर भी ताकीगावा मेरे लिए वेट कर रही थी। जहाँ पर इसके बाद वो कहती है अगर मैं सारा बात जानना चाहता हूँ तो मुझे उसके पीछे आना होगा। ताकीगावा मेरे साथ कुछ ऐसा बातें करने वाली थी जो कि मुझे नहीं पता। ये मेरे लाइफ में पहले टाइम के लिए था जहाँ पर मैं किसी लड़की के पीछे आ रहा था। मुझे नहीं पता था वो मेरे साथ क्या बातें करने वाली है और इसलिए मैं बहुत एक्साइटेड भी था। इसके बाद वो मुझे लेके आ गई थी एक कैरियोके में, जहाँ पर ताकीगावा अपने डिवाइस को दिखाकर कहती है क्या तुम्हें पता है ये चीज क्या है। कोयोमी कहता है मुझे जहाँ तक पता है ये कोई वॉच नहीं है, ये एक डिवाइस है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये अब भी डेवलपिंग स्टेज में है, लेकिन इसका हेल्प लेकर हम लोग पैरेलल वॉल को देख सकते हैं या फिर अपने वॉल को देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर है। ताकीगावा कहती है मेरे डैड इसी डिवाइस के ऊपर काम करता है और तुम लोग तो जानती होगी कोयोमी के डैड भी उधर ही काम करते थे। खैर इसके बाद कोयोमी कहता है वैसे तुम मुझे क्या बताने वाली थी। और इसके बाद ताकीगावा अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कहने लग जाती है, जहाँ पर इन सारी बातों को सुनकर कोयोमी कहता है क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जानता हूँ या फिर मेरा उसके साथ कोई रिश्ता है। कोयोमी की बात को सुनकर ताकीगावा उसकी तरफ ही देखने लग जाती है, जहाँ पर कोयोमी ये सीन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद वो कहता है तुम मुझे अब ये मत कहना मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। ताकीगावा कहती है मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, लेकिन ये सच है, मेरे इवॉल्व में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम मुझसे बहुत अलग हो। इस बात को सुनकर तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन तुम मुझसे बहुत ज्यादा अलग हो। वो अपने दोस्तों के साथ रहता है और वो बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है। साथ ही तुमने मुझे एक डॉग से भी बचाया था, क्या तुम्हें याद है। कोयोमी को ताकीगावा की बातें समझ में नहीं आता क्योंकि उसके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। बात को सुनकर कोयोमी कहता है शायद मैं उस वॉल में बहुत अलग हूँ। ताकीगावा कहती है लेकिन जो भी हो ये डिवाइस तुम्हारे वॉल को चेंज कर सकती है, लेकिन ये डिवाइस तुमको चेंज नहीं कर सकती क्योंकि जब मैं इस वॉल में आई थी इसके बाद मुझे पता ही नहीं था मैं एक अलग वॉल में हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा था तो तुम मुझे नॉर्मल लग रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ बातें करके मुझे पता चला तुम बहुत ज्यादा अलग हो। खैर इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो भी हो हम दोनों अलग वॉल पे डेटिंग में हैं और तुम मुझे डेट कर रही हो। जहाँ पर इसी बात को सुनकर ताकीगावा कहती है ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें इतना ज्यादा लाइक नहीं करती। अगर बात किया जाए दूसरे वॉल के कोयोमी के बारे में तो मैं उसको बहुत मानती हूँ, लेकिन जो भी हो अब के लिए इन सारी बातों को सीक्रेट ही रखना और ये सारी बातें किसी को मत जानने देना। लेकिन जो भी हो अब के लिए ये सारी बातें किसी को मत जानने देना और बाहर जाने के बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे क्योंकि इस वॉल में तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। और उसके बाद ताकीगावा चली जाती है। इसके जाने के बाद कोयोमी ताकीगावा और वॉल 85 के बारे में सोच रहा था, जहाँ से ताकीगावा आई है और कोयोमी को ताकीगावा पसंद भी आ गया था। कोयोमी अपने स्कूल में आता है, जहाँ पर वो ताकीगावा को देख रहा था। कोयोमी को इस बात का एहसास हो चुका था वॉल 85 का ताकीगावा थोड़ा अलग है, वो ज्यादा टाइम अपने आप में ही बिजी रहती है और अब तक कोयोमी ने कभी भी ताकीगावा को हाय तक नहीं कहा था, तो इसीलिए ताकीगावा को बताना उसके लिए बहुत हार्ड था। कोयोमी हर वो ट्राई करता है जिससे ताकीगावा के साथ उसका बातें हो पाए, लेकिन एक दिन करके दूसरे दिन में बात चली जाती है, लेकिन वो ताकीगावा को भुला नहीं पाता। ताकीगावा भी कोयोमी के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती।
क्योंकि ताकीगावा के लिए कोयुमी बहुत अजीब है। एक दिन तो ऐसा भी होता है जहाँ पर ताकीगावा अपने स्कूल के लिए आ रही थी, जहाँ पर इसी बीच उसके पास कोयुमी आ जाता है। कोयुमी के पास एक मौका आ चुका था जहाँ पर वो ताकीगावा को बुलाता है, लेकिन ताकीगावा अपने डिवाइस को देखकर आगे चली जाती है, यानी वो कोयुमी का कोई भी रिप्लाई नहीं करती और इसीलिए कोयुमी के पास और कोई रास्ता नहीं था। कोयुमी ताकीगावा के जूते के पास आकर अपना एक लेटर दे देता है, यानी वो ताकीगावा को एक जगह में बुलाता है और उसके बाद वाले सीन में हमें दिखाया जाता है ताकीगावा एक करियोके में आ जाती है, जहाँ पर कोयुमी ताकीगावा का वेट कर रहा था। खैर इसके बाद कोयुमी कहता है मैं सीधे अपने बात पे आता हूँ। जैसा कि मुझे पता चला तुम थोड़ा टाइम पहले वॉल 85 से आई थी, तो उस वॉल में जाके तुम्हें कैसा लगा? जहाँ पर इसी बात को सुनकर ताकीगावा कुछ भी नहीं कह पाती। मतलब मैं कहना चाहता हूँ उधर का कोयुमी कैसा था, क्या हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे या फिर हम दोनों ही रिलेशन में थे? इस बात को सुनकर ताकीगावा कोयुमी को देखने लग जाती है। कोयुमी कहता है मैं ये नहीं कहना चाहता तुम और मैं एक ही रिलेशनशिप में हैं, लेकिन मैं बातें कर रहा हूँ वॉल 85 के बारे में, जहाँ पर मुझे पता चला है हम दोनों एक रिलेशन में हैं। खैर इसके बाद ताकीगावा कहती है क्या मैं मेन्यू को देख सकती हूँ? और उसके बाद ताकीगावा उसी मेन्यू को ऐसे ही पढ़ने लग जाती है। उन दोनों के बीच में एक बहुत ज्यादा साइलेंट वाइब क्रिएट होता है, जो कि कोयुमी को ये बहुत ज्यादा नर्वस कर देता है। कोयुमी बहुत ज्यादा नर्वस हो चुका था और उसके बाद वो कहने लग जाता है जो भी हो, मैंने अब तक जो भी तुमसे कहा है उन सारी बातों को भूल जाओ। मैं बस तुमसे कहना चाह रहा था क्या हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैं बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर ताकीगावा गिर जाती है और उसके बाद वो हंसने लग गई थी। एक टाइम के लिए कोयुमी बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद वो कहता है ताकीगावा तुम्हें क्या हुआ? लेकिन इसके बाद वो जान पाता है ताकीगावा हंस रही थी और उसके बाद वो कहती है क्या तुम बस दोस्ती बनना चाहते हो? ऐसे मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया इसके लिए मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो अपने वॉच को दिखा के अपना स्टिकर को उससे हटा देती है, जहाँ पर उसके आईपी डिवाइस के ऊपर एक स्टिकर लगा हुआ था। ये सीन देखकर कोयुमी जान लेता है ताकीगावा ने अब तक जो भी उसे कहा था वो सब झूठ था। ताकीगावा कभी भी वॉल 85 में गई ही नहीं थी। जो वो अपने आईपी डिवाइस को दिखा रही थी वो बस एक स्टिकर था, उसके नीचे उनके ही वॉल का नंबर लिखा हुआ था। जहाँ पर ये सीन देखकर कोयुमी बहुत ज्यादा फिर से शर्मा जाता है। ताकीगावा कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने अब तक जो भी तुम्हें स्टोरी कहा था वो सब गलत था, यानी मैं बस अपने ही तरफ से कह रही थी। कोयुमी कहता है अगर ये बात है तो तुमने मेरे साथ बातें क्यों किया? ताकीगावा कहती है तुम भी इस बात को जानती हो, मैंने जो अपना स्पीच दिया था उस स्पीच का हकदार मैं नहीं थी, क्योंकि मैं अपने एग्जाम में सबसे टॉप नहीं किया था, वो तुम थे। तुमने उस एग्जाम को टॉप किया था, लेकिन इसके बाद भी वो स्पीच मैंने दिया क्योंकि उस स्पीच को तुमने लीव किया था। मैं अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा देखती हूँ और मुझे अपने ऊपर प्राउड है, लेकिन जो तुमने किया ये मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कॉम्पीट करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हारे उस डिपेंडेबल फेस को जो कि अभी तुम नहीं हो। कोयुमी को लगता है ताकीगावा उसके प्यार में आ चुकी है, तो इसीलिए वो कहता है तो कोयुमी क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने के लिए आओगी? लेकिन इसके बाद ताकीगावा हंसकर ना कह देती है और वो चली जाती है। ताकीगावा के जाने के बाद कोयुमी डिसअपॉइंट होता है, लेकिन ये उसके लिए कोई बड़ा बात नहीं था, क्योंकि उसके बाद से कोयुमी का लाइफ अलग होने वाला था। कोयुमी क्लासरूम में अपना काम कर रहा था और अब तक उसने ताकीगावा को बाहर नहीं बुलाया था। मेरे को लगता है ताकीगावा उसको कभी बुलाने नहीं वाली, लेकिन इसके बाद सब कुछ अलग हो जाता है, क्योंकि ताकीगावा कोयुमी के पास खुद ही आती है और उसके बाद वो एक पेपर को आगे कर देती है जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हुए थे। ताकीगावा कहती है मैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानती और मुझे पता है ये बस तुम ही कर सकती हो, तो इसलिए क्या तुम मेरा हेल्प करोगे? जहाँ पर कोयुमी ताकीगावा का हेल्प कर देता है और ऐसे उन दोनों के बीच में लोगों के सामने बातें स्टार्ट हो चुका था। कोयुमी एक टाइम पर अकेला था, जहाँ पर ताकीगावा उसके पास आती है और वो कहती है चलो हम दोनों पढ़ते हैं। वो कोयुमी को एक क्वेश्चन के बारे में कहती है, जहाँ पर कोयुमी इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इसके बाद भी ताकीगावा कोयुमी को लेके उसके साथ ही आ जाती है और उसके बाद से वो दोनों अपने फ्री टाइम में एक साथ ही पढ़ने लग जाते हैं, जहाँ पर उनको देखकर उनके पूरा क्लास ही एक साथ पढ़ने लग जाते हैं। यानी उन दोनों का एक मूव से सारा क्लास ही बदल गया था, सारे स्टूडेंट एक साथ पढ़ने लग जाते हैं और कुछ इसी तरह पढ़ने के साथ ही कोयुमी के फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, यानी वो भी अब अकेला रहना बंद कर देता है और उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स आ चुके थे। वो लोग अपने हाई स्कूल को खत्म कर देते हैं, जहाँ पर वो लोग एक पार्टी में होते हैं और कोयुमी डिसाइड करता है ताकीगावा को प्रपोज करेगा, जहाँ पर वो प्रपोज कर भी देता है, लेकिन उसको ना मिलता है। कोयुमी के दोस्त उसके ऊपर हंसने लग जाता है, जहाँ पर ये दर्द बस कोयुमी को ही पता होगा उसको कैसा लगा है। और उसके बाद भी बहुत टाइम ऐसा होता है जहाँ पर कोयुमी
ताकीगावा को प्रपोज करता है, लेकिन हर टाइम उसका आंसर एक ही होता है, यानी ताकीगावा कोयोमी के साथ कभी भी रिलेशन में नहीं आना चाहती। और ऐसे ही हमारा कॉलेज का स्टडी भी खत्म हो जाता है। आखिर तक उसने मुझे हाँ नहीं कहा था, जहाँ पर इसके बाद हम दोनों एक ही इंस्टीट्यूट में आते हैं। हम लोगों का टॉपिक साइंस था, तो इसीलिए हम दोनों एक ही लैब में काम करते हैं और एक साथ काम करते हुए भी हम दोनों के बीच में बहुत टाइम हो चुका था। लेकिन फिर भी अब तक उसने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था और मैं भी इस बात को भूल गया था वो मुझे एक्सेप्ट कभी करने वाली है। लेकिन एक दिन वो और मैं अपना काम कर रही थी और अचानक से वो मुझे कहती है मेरे पास एक बात है, जहाँ पर इस बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता हूँ। और उसके बाद ताकीगावा ने मुझे कहा था वो मेरे साथ बाहर घूमना चाहती है। इस बात को सुनकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था, क्योंकि मैं इस बात को जानता हूँ वो मेरे साथ रिलेशन में आना चाहती है और उसके बाद से हम दोनों का रिलेशन स्टार्ट होता है। हम दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और कभी हम दोनों के बीच में लड़ाई भी होता है, लेकिन हम दोनों अपने लाइफ से बहुत हैप्पी थे। वो मेरे साथ अपना हर बात को शेयर करती है, अपना जोक कहती है और हम दोनों एक साथ ही हंसते हैं। खैर इसके बाद हम दोनों ग्रेजुएट होकर एक ही लैब में आ जाता है, जहाँ पर हम दोनों भी उसी आईपी डिवाइस के ऊपर काम कर रही थी। लेकिन बहुत सारा काम होने के बाद भी अब तक वो कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके पीछे कोई इशू आ रहा था जिसको अब तक हम लोगों ने सॉल्व नहीं किया था। इसके बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात अभी याद नहीं आ रहा था और इसलिए हमारा पूरा टीम ही बहुत ज्यादा गुस्से में था, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी होते हैं। रात को मैं अपने दोस्त यानी ताकीगावा के साथ ट्रेन से अपने घर की तरफ आ रहा था, लेकिन इसी बीच मेरे दिमाग में वही बात आ जाता है कहाँ पर हमारा गलती हो रहा था। मेरे हाथ में या फिर मेरे पास कोई पेपर नहीं था जहाँ पर मैं इसके बारे में लिख सकता था, और अगर मैं इस बात को नोट नहीं करता तो मैं सारा बात भूल जाता। तो इसलिए मैंने ताकीगावा के शर्ट का यूज किया। मेरे पास कोई कॉपी ना होने के कारण ही मैंने उसके शर्ट पर लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें था, तो इसलिए मुझे भी अपना शर्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ा। ताकीगावा ने मेरा बहुत ज्यादा हेल्प किया, जहाँ पर इसके बाद हम दोनों ने मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। हम दोनों दौड़कर मेरे घर पे आ जाते हैं और इसके बाद हम दोनों मिलकर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। हम दोनों ने अपने शर्ट को खोल लिया था ताकि सारी बातें हम लोग नोट कर पाए, और ऐसे ही हम दोनों का बॉन्डिंग पहले से भी अच्छा हो जाता है। मैं नहीं जानता मेरी मॉम उस दिन क्या फील कर रही थी, लेकिन वो मेरे रूम में आकर एक अजीब सा स्माइल करती है, जो देखकर मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था। लेकिन जो भी हो, हम दोनों ने जो किया था वो आखिर में जाकर काम आता है, क्योंकि आईपी डिवाइस का जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा था वो तो सॉल्व हो जाता है, और इसके साथ ही हम दोनों का लाइफ पहले से भी ज्यादा बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। हम दोनों को इस काम के लिए बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। वेल जो भी हो, मेरा लाइफ बहुत अच्छा हो चुका था। दिन रात को ताकीगावा और कोयोमी एक साथ होता है। वो दोनों अपनी लाइफ के बहुत आगे तक आ गई थी और अब भी वो दोनों एक साथ होते हैं, जहाँ पर इस बात के बारे में सोचकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। खैर इसके बाद कोयोमी कहता है मेरे पास एक चीज है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? जहाँ पर इसके बाद ताकीगावा इसके लिए हाँ कहती है। कोयोमी अपने पास से एक रिंग को आगे कर देता है, लेकिन कोयोमी को अभी लगा नहीं था ताकीगावा इसको एक्सेप्ट करने वाली है। लेकिन इसके बाद ताकीगावा कोयोमी का रिंग एक्सेप्ट कर लेती है, यानी वो दोनों एक साथ ही शादी करने वाली थी। कोयोमी के लिए ये बात सपना जैसा होता है, लेकिन ये हकीकत था। ताकीगावा कोयोमी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसे ही वो दोनों शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। शादी के दिन में कोयोमी एक बात को सोच रहा था, क्योंकि ताकीगावा वॉल 200 से आई है, तो इसलिए वो सोच रहा होता है क्या वॉल 0 का ताकीगावा उसको एक्सेप्ट करती या फिर वॉल 200 का कोयोमी उसको प्रपोज कर पाता। खैर इसी बीच ताकीगावा कोयोमी के पास आ जाती है और वो दोनों ही अपने आईपी डिवाइस को उतार देते हैं, क्योंकि उन दोनों को इस डिवाइस से फ्री होने के बाद ये शादी करना था। खैर इसके बाद वो दोनों एक साथ आ जाता है और उनका शादी हो जाता है। शादी होने के बाद बहुत टाइम बीत जाता है, तब का टेक्नोलॉजी अब के टाइम पर बहुत डेवलप हो चुका था और मैं भी अपने काम से लगभग रिटायर हो ही चुका था। ताकीगावा घर के काम में बिजी हो जाती है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा बोर हो चुके थे, तो इसलिए हम लोगों की फैमिली में एक और न्यू मेंबर आता है, जो कि मेरा सन है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रियो को, जो कि ताकीगावा और कोयोमी का बेटा था। रियो अपने मॉम के साथ ड्राइंग कर रहा था, जहाँ पर ताकीगावा रियो के साथ खेल रही होती है और वो कह रही थी ये प्लेस कौन सी है। रियो ने अब तक ड्राइंग को कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए वो नहीं कह सकता, यानी ये बस एक सीक्रेट था। ऐसे वो अपनी मम्मी को कहता है, जहाँ पर रियो की मम्मी उसके साथ एंजॉय कर रही होती है। और इसी बीच
कोयोमी उनके रूम में आ जाता है और उसके बाद वो कहता है मेरे पास एक प्लान है, हम लोग आज रात को पार्क में घूमने के लिए जाने वाले हैं और उधर फेस्टिवल है तो इसीलिए बहुत एंजॉय होगा। इस बात को सुनकर रियो बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद रात को वो लोग आ जाते हैं उसी फेस्टिवल में एंजॉय करने के लिए। फेस्टिवल के अंदर एक प्रोग्राम था जहाँ पर टिकट खरीद के वो लोग अंदर जा सकते हैं और इसलिए रियो और ताकीगावा एक साथ ही बाहर कोयोमी के लिए वेट कर रही थी, जहाँ पर कोयोमी लाइन में लगा हुआ था। कोयोमी लाइन में आकर वेट कर रहा था, जहाँ पर इसी बीच उसको एक बहुत अजीब सा फोन आता है। फोन में ताकीगावा कोयोमी को कहती है रियो उससे गुम चुका है और पूरे पार्क में कुछ अजीब सा हो रहा है। खैर इसके बाद इसी बात को सुनकर कोयोमी बाहर आ चुका था। बाहर आने के बाद कोयोमी को पता चलता है उसी पार्क में एक पागल आ चुका है जो कि पूरा साइको है और जो भी उसके सामने आ रहा था वो उसको मार रहा था। इस बात को जानकर कोयोमी और भी ज्यादा डर जाता है। खैर इसके बाद वो देखता है ताकीगावा को, जहाँ पर वो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। लोग इधर से उधर भाग रही थी तो इसलिए ताकीगावा को अपना बेटा अभी नहीं मिल रही थी और इसी बीच कोयोमी रियो को देख लेता है, जहाँ पर रियो के पास ही वो साइकोपैथ दौड़कर आ रहा था और उसके हाथों में नाइफ भी होता है। ये सीन देखकर कोयोमी बहुत डर जाता है और उसके बाद वो उसी साइकोपैथ के साथ लड़ने के लिए आगे आता है, लेकिन कोयोमी कुछ भी नहीं कर पाता। जहाँ पर इसके बाद वो साइकोपैथ रियो के पास से होकर चला जाता है और उसने रियो के ऊपर स्टेप भी कर दिया था, यानी वो रियो को मार भी देता है। जहाँ पर ये सीन देखकर ताकीगावा बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, लेकिन इसके बारे में दिखाना चाहता है एक अलग से वॉल्व में, जहाँ पर ताकीगावा और कोयोमी एक साथ रूम में आ जाता है और रियो अब सो रहा था। वो दोनों अपने बेटे को देखकर बहुत हैप्पी होता है और इसके बाद वो दोनों आपस के प्यार में आ जाते हैं। खैर इसके बाद वाले दिन में वो लोग एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, जहाँ पर रियो कहता है मुझे स्कूल में जाना है। रियो के इस बात को सुनकर ताकीगावा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसके बाद वो कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बाहर जाते ही रियो के साथ कुछ हो सकता है और मैं ये नहीं देख सकती। ताकीगावा के ऐसे बातों को सुनकर कोयोमी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, लेकिन इसके बाद वो रियो को संभाल लेता है। खैर इसके बाद कोयोमी अपने काम के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो ऑफिस में आकर अपने सीनियर के साथ बात करता है और वो सारी बातों को बता देता है, जहाँ पर उसकी वाइफ यानी ताकीगावा बहुत ज्यादा बदल चुकी है। ताकीगावा अचानक से रियो के लिए बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव बन चुकी है और लास्ट 3 दिनों से ये बहुत ज्यादा हो रहा है। जहाँ पर इसी बात को सुनकर उसके सीनियर कहते हैं क्या ये सही बात नहीं है? मुझे लगता है एक मदर के लिए ये नॉर्मल बात है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जहाँ पर कोयोमी को कुछ भी बातें समझ में नहीं आ रहा था, यानी क्या सब कुछ नॉर्मल है। जहाँ पर इसी बीच उनके रूम में कुछ और लोग आ जाते हैं और वो लोग कोयोमी के सीनियर के साथ बात करते हैं। वो लोग कहते हैं उनके डिवाइस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है और इसीलिए कोयोमी का सीनियर उनके साथ बाहर आ जाता है उसी प्रॉब्लम के बारे में बातें करने के लिए। वो लोग बहुत टाइम तक बातें करते हैं और इसीलिए कोयोमी भी बाहर आ जाता है और उसके बाद वो अपने सीनियर को बाय कह के जाने वाला था, लेकिन इसी बीच वो भी उस प्रॉब्लम को सुन लेता है कि डिवाइस से किसी ने पैरेलल वॉल को चेंज किया है, यानी किसी ने अपने डायमेंशन को चेंज किया है और उसके बारे में ही उनको जानना था, क्योंकि अगर किसी नॉर्मल बंदे ने ऐसा किया है तो ये गलत बात है। कोई भी अपने फायदे के लिए ये काम नहीं कर सकता। जहाँ पर कोयोमी के दिमाग में सब कुछ आ रहा होता है। ताकीगावा बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, इसके बारे में कोयोमी को जानना था और अब उसे इसी क्वेश्चन का आंसर जानना था, जो कि उसको जल्द ही मिलने वाला है। कोयोमी जल्द ही अपने घर पे आ जाता है और उसके बाद वो देखता है ताकीगावा और रियो वो दोनों घर पे नहीं होते हैं। ये सीन देखकर कोयोमी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके बाद वो अपने सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लग जाता है और उसे जानने को मिलता है ताकीगावा रियो को लेके बाहर गई है। कोयोमी ये सीन देखकर बहुत डर गया था, क्योंकि जो उसके मन में आ रहा था क्या वो सच है, इसके बारे में जानकर कोयोमी बहुत डर गया था। खैर इसके बाद कोयोमी आ जाता है एक प्लेस में जहाँ पर ताकीगावा रियो के साथ होती है और रियो अभी अपना वही ड्राइंग कर रहा था। ताकीगावा रियो के साथ नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन इसी बीच में इधर कोयोमी आ जाता है और उसके बाद वो ताकीगावा के बारे में सब कुछ बता देता है, यानी वो जान चुका है ताकीगावा ने वॉल को चेंज किया है, जो कि कोई भी ह्यूमन ऐसे नहीं कर सकता, यानी उस डिवाइस को अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकता। ताकीगावा पहले कोयोमी की बातों को इनकार करती है, यानी ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कोयोमी सच्चाई को जानता था, क्योंकि घर में ताकीगावा अपने वॉच को खोल कर आई थी। ताकीगावा अपने बातों में फंस जाती है, जहाँ पर इसके बाद वो कहती है तुम बहुत लकी हो और मैं तुम्हें देखकर बहुत जेलस हो चुकी थी, क्योंकि तुम्हारे वॉल में तुम्हारा बेटा जिंदा है, लेकिन मेरे वॉल में रियो मर चुका है और उसे देखकर मुझे बहुत ज्यादा ही दुखी फील होता है।
मुझे ऐसा लगता है जो भी हुआ वो मेरे लिए हुआ है और इसीलिए मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और इसीलिए ही मैंने ऐसा काम किया। मेरे वॉल में रियू ने ड्राइंग किया था जो कि उसने कंप्लीट इधर कर दिया। खैर रियू भी अपने मदर को पहचान नहीं पा रहा था, जहाँ पर इसके बाद ताकीगावा रियू को छोड़ देती है और इसके बाद वो कहती है, वेल मैं चाहती हूँ तुम मेरे बच्चे नहीं हो, मेरा बच्चा तो अलग वॉल में मर चुका है। और उसके बाद ताकीगावा रेडी हो जाती है अपने वॉल में जाने के लिए। खैर इसके बाद ऐसा ही होता है जहाँ पर ताकीगावा बहुत दुखी होती है, लेकिन साथ ही वो अपने मन से काम होती है क्योंकि उसके बेटे ने वो ड्राइंग कंप्लीट कर दिया था और इसको ही लेके वो अपनी वॉल में जा रही थी। कोयोमी को ताकीगावा फाइनली मिल चुकी थी, जहाँ पर वो इससे बहुत हैप्पी होता है। खैर इसके बाद वो लोग गाड़ी में आते हुए बात करते हैं, जहाँ पर कोयोमी कह रहा था, तुमसे मिलकर मैं बहुत हैप्पी हूँ और मुझे लगता है हम दोनों बहुत लकी हैं क्योंकि मुझे पता चला है अलग वॉल में हमारे पास रियू नहीं है, लेकिन इस वॉल में मेरे पास तुम हो और रियू है और इसलिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। तुम मेरी लाइफ में एक अच्छा न्यूज बनकर आई हो और जो भी वॉल में हो मैं तुमसे ही प्यार करूंगा। खैर इसके बाद वो दोनों ही आपस के प्यार में बन जाता है और उसके बाद क्या होना था, मेरा चाइल्ड यानी रियू भी अपना शादी कर देता है मेरे सामने। वो बहुत बड़ा हो चुका था और वो भी अपने पसंदीदा औरत के साथ ही शादी करता है और देखते देखते मैं बूढ़ा हो जाता हूँ और मेरा लक भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं भी आखिर में ग्रैंडफादर बन जाता हूँ। और इसके साथ ही मैं भी बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका था और मेरे आखिर के दिन आ चुके थे, जहाँ पर इसके बाद कोयोमी अपने बेड पे आ जाता है और वो अपने आखिरी के पल देख रहा था। साथ ही हमें दिखाया जाता है ताकीगावा को, जहाँ पर वो एक लेटर को लिख रही थी। इस लेटर में कुछ ऐसी बातें थी जो कि पूरे स्टोरी को ही बदल देने वाली। ताकीगावा कहती है, ये बस मेरा एक एपोलॉजी लेटर है, मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी कोयोमी के साथ किया या फिर जो भी उसे छुपाया है। कोयोमी के पेरेंट्स के डाइवोर्स होने के बाद अपने 7 साल की एज में वो स्कूल में आता है, जहाँ पर उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी पढ़ाई में बहुत आगे था और इसीलिए मैं भी उसको अपना राइवल की तरह मानती थी। वो मेरे स्कूल का सबसे बड़ा राइवल था क्योंकि वही मुझसे आगे था। मैं बहुत ट्राई करती थी लेकिन इसके बाद भी वो मुझसे बहुत आगे होता है। लेकिन इसके बाद मैंने नोटिस किया था बहुत टाइम से कोयोमी स्कूल में नहीं आ रहा था और उसके बाद आगे जाकर जब भी मैंने लैब को ज्वाइन किया उसके बाद मुझे पता चला कोयोमी उधर ही आईपी डिवाइस के ऊपर काम करता है, यानी वो एक साइंटिस्ट बन चुका है। और उसके बाद मैं भी उसी लैब में आ गई। हम दोनों ने एक साथ काम किया जहाँ पर हम दोनों के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था। और उसके बाद एक दिन उसने मुझे अकेले में बुलाया और उसके बाद उसने मेरे साथ कुछ ऐसे बातें किया जो कि मुझे थोड़ा भी बिलीव नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद मुझे जानने को मिला वो सारी बातें सच्चाई है। कोयोमी जब अपने स्कूल में था तब उसके पास एक फ्रेंड थी जो कि बेसिकली एक लड़की होती है और उसके साथ कोयोमी का बहुत अच्छा बॉन्डिंग था। कोयोमी और वो लड़की एक साथ लैब में टाइम पास करते हैं, जबकि कोयोमी के डैड उसी लैब में काम करते हैं। खैर कोयोमी और वो लड़की एक साथ बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, जहाँ पर वो लोग जब भी बाहर जाते हैं एक साथ ही जाते हैं और देखते देखते वो दोनों उस डिवाइस को यूज करने लग जाते हैं जिससे वो लोग अलग वॉल में जा सकते हैं। लेकिन ऐसे ही एक दिन गड़बड़ हो जाता है क्योंकि कोयोमी और वो लड़की उसी डिवाइस में आ गई थी, जहाँ पर कोयोमी अकेला ही था। लेकिन इसके बाद वो लड़की आती है और फिर वो दोनों आपस की प्यार में आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों को ये पता नहीं था वो लोग एक डिवाइस के अंदर हैं, लेकिन बाहरी वॉल में, यानी वो लोग जिस भी वॉल में शिफ्ट हो चुके थे उस वॉल में वो एक रास्ते के पास आ जाती हैं। इसके बाद एक गाड़ी आके उसी लड़की को हिट कर देता है और इसके साथ ही वो लड़की मर चुकी थी। बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आके उस डिवाइस को खोलकर बताते हैं जो वो लड़की थी वो मारी गई है, यानी वो एक घोस्ट बन चुकी है और वो अब इस दुनिया में एक घोस्ती बनकर रह चुकी है, जिसके साथ कोई भी बातें तो कर सकता है लेकिन वो उसके टच में नहीं आ सकता, या फिर वो लड़की किसी के नजरों में या फिर टच में नहीं आ सकती। कोयोमी इस बात को जानकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है, जहाँ पर वो कहता है मैं तुम्हें वापस लाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। और इसके बाद इसे कोयोमी अपने इसी मिशन में लग जाता है। कोयोमी बहुत ज्यादा ट्राई करता है लेकिन इसके बाद भी उसका काम नहीं बन पा, जहाँ पर इसके बाद ताकीगावा भी कोयोमी के साथ आ जाती है और वो दोनों मिलकर बहुत सारे काम करते हैं। और इसी काम के ही बीच में ताकीगावा कोयोमी के प्यार में आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी कोयोमी उस लड़की को भूल नहीं पाता और इसीलिए कोयोमी कभी शादी नहीं कर पाता और वो बूढ़ा हो जाता है। जहाँ पर उसके पास भी टाइम बहुत कम बच गया था। ताकीगावा के पास बस एक ही रास्ता बच गया था। ताकीगावा का प्लान था वो कोयोमी को एक अलग वॉल में मिलने वाली है, जहाँ पर वो कोयोमी को अपना बॉयफ्रेंड बना लेगी ताकि वो किसी और लड़की से मिल ना पाए, यानी कोयोमी उस लड़की से मिले ही ना और कोयोमी का लाइफ अच्छा हो जाए।
और उसके बाद ऐसा ही होता है। इसी कारण से ही ताकीगावा कोइमी से अचानक से मिलती है। इसी कारण से ही ताकीगावा कोइमी के साथ अचानक से बात करती है और उसके बाद से कोइमी का लाइफ पूरा चेंज हो जाता है। जहाँ पर टाइम आ चुका था प्रेजेंट में, कोइमी अब बहुत बुरा हो चुका था और वो अपने इवनिंग वॉक के लिए निकलता है, जहाँ पर उसे एक लड़की का आत्मा दिखाई देता है, लेकिन वो इसके बारे में नहीं जानता ये लड़की कौन है। लेकिन गाइस तुम लोग जानते हो कि ये लड़की कौन है। इसके बाद कोइमी ऐसे ही आगे जा रहा था, जहाँ पर इसी बीच उसका हेड नीचे गिर जाता है। कोइमी इतना बुरा हो चुका था, वो उस हेड को उठा नहीं पा रहा था और इसी बीच उसके पास एक लेडी आती है जो कि कोइमी का हेल्प करती है और कोइमी इस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है वो इस लड़की को जानता है। वेल गाइस ये लड़की वही होती है जो कि अलग वॉल में मर गई थी। खैर इसके बाद वो लड़की कहती है, मुझे नहीं पता आपने मुझे कहाँ पर देखा है, लेकिन मुझे भी आपका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। वेल कोइमी उस लड़की के साथ बातें करके बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद वो अपने घर पे फिर से वापस आ जाता है। कोइमी अपने घर आके ताकीगावा के साथ बात करता है, जहाँ पर वो उस लड़की के बारे में ताकीगावा को सारी बात कह देता है और इसी तरह से इस मूवी का एंड होता है। तो देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। और इसी तरह से इस मूवी का एंड होता है। तो देखकर कैसा लगा मुझे बता देना। अगर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक कर देना, यानी मूवी को लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलता है किसी अलग मूवी पे। अगर इससे भी ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, या मिलता है इसके बाद वाले मूवी पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।